एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज़ एक्सप्रेस्ड। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट दिया है साल्मन ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन लार्जली रिलेटेड टू द रियल्म ऑफ एकेडमिक डिस्कशन। ठीक है, हुज क्वोटेशन इज दिस? तो ये क्वोटेशन इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में एक डिस्टिंक्शन को बताया गया है। इट इज़ द रियल्म ऑफ एकेडमिक डिस्कशन। ये क्वोटेशन दिया है क्रॉफोर्ड का। ठीक है, क्रॉफोर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन? टू ascertain the intention of legislature. Second option, to ascertain the object of legislation. थर्ड है to ascertain the statement of reasons of the legislation. और फोर्थ है to ascertain the meaning of legislation. तो इसमें हमारा आंसर होगा फर्स्ट, to ascertain the intention of legislation. जो इंटरप्रिटेशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? लेजिस्लेशन के इंटेंशन को बताना। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई स्टैट्यूट? स्टैट्यूट का क्या मीन्स है? तो देखिए, लॉ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। सेकंड है रिटन लॉ क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर। थर्ड है कस्टमरी लॉ। फोर्थ है पर्सनल लॉ। तो मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर मीनिंग बाय स्टैट्यूट, रिटन लॉ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर। सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। Amongst the following, which law does not come within the purview of statute? देखिए, फर्स्ट है रिटन लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। थर्ड है एन सेकंड है एन एक्ट एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। थर्ड है कस्टमरी लॉ। और फोर्थ है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टैट्यूट। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमोंग विच लॉ डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूट की परिधि में नहीं आता वो कौन सा है? तो इसमें लेजिस्लेचर के द्वारा कोई लॉ बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, कोई रिटन लॉ है जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है, या कोई एक्ट एनेक्ट किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये दोनों तो स्टैट्यूट की परिधि में आते हैं। तो फोर्थ देखिए, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी अध्यादेश है जो कि प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किया है एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, या फिर स्टेट्स के गवर्नर ने, तो वो भी इसी में स्टैट्यूट में माना जाता है। कस्टमरी लॉज हमारे इसमें नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच लॉ में बी इंटरप्रिटेड बाय द कोर्ट्स? कोर्ट के द्वारा कौन सा लॉ इंटरप्रिट किया जाता है? रूल्स एंड एक्ट्स। सेकंड है ऑर्डिनेंसेज, नोटिफिकेशंस एंड बायलॉज। थर्ड है ऑर्डर्स और स्कीम्स विच हैव बीन वेस्टेड विद लीगल पावर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए, कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है ऐसा कौन सा लॉ है? तो जितने भी रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, बायलॉज, ऑर्डर्स, स्कीम्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ये सारी ही चीज़ें कोर्ट्स के द्वारा इंटरप्रेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट इज मीन्स बाई ए जस्डम जेनरिस? ऑप्शन देखते हैं। ए जस्डम जेनरिस का क्या मतलब है? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देखिए, इसमें मैं बताती हूँ ए जस्डम जेनरिस। तो जेनरिस जो वर्ड है ये जेनेसिस से है। ठीक है, जेनेसिस के होता है प्रजाति। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। तो द सेम स्पीसीज, स्पीसी होती है प्रजाति, जेनेस। ठीक है, जेनेसिस, जीन्स जिसके सेम हो। जीन्स होते हैं ना, जैसे पेड़ों में भी जीन्स होते हैं, है ना, जैसे चावल में जीन्स होते हैं, इंसानों के भी जीन्स होते हैं। तो इस तरीके से इसको रिलेट कीजिए। तो सेम स्पीसीज से, और क्लास होमोजीनियस, सेम स्पीसीज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज और क्लास होमोजीनियस, सेम स्पीसीज इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोसिटर ए सोसाइस? देखिए, इसका देखिए, असर्टेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एसोसिएटेड विद देम, नोइंग बाई एसोसिएशन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नोसिटर ए सोसाइस,
तो ये तो लैटिन टर्म हो गई। एसोसाइस मतलब एसोसिएशन कर लो इसको, ए और यहाँ पे लगाओ एसोसीआई सोलिसिस, ठीक है। तो इन सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे तो एसोसिएशन बनेगा ना, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। ascertaining the meaning of words associated with them, knowing by association interpretation, मतलब वर्ड्स को एसोसिएट करके उनके मीनिंग को निकाला जाए। थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाई जूरा नॉन रिमोटा कॉज सैड प्रॉक्सिमाई स्पेक्टेटोर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए क्या है, जूरा नॉन रेमोटा कॉज सैड प्रॉक्सिम स्पेक्टेटर in the sphere of law attention is given to the proximate cause not to the remote cause। मतलब proximate यानी जो समीप वाला जो cause है उसको attention ज़्यादा दी जाती है, not to the remote cause। remote मतलब जो दूर का कारण है उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, जितना proximate cause को attention दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, what is meant by ignorantia facit excusate, ignorantia juris non excusate। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स इज एक्सक्यूजेबल। देखिए इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, यानी फैक्ट का जो इग्नोरेंस है वो एक्सक्यूजेबल होता है। इग्नोरेंशिया जूरिस मतलब लॉ का, ठीक है। तो लॉ का जो इग्नोरेंस है नॉन एक्सक्यूजेबल होता है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉजेज ओमिसस। कॉजेज ओमिसस का क्या मीनिंग होगा, कोर्ट्स हैव नो राइट टू फिल अप द गैप्स ऑफ द स्टैट्यूट्स। जो स्टैट्यूट्स के बीच में जो गैप्स होते हैं ना उनको फिल करने का कोर्ट्स को कोई राइट नहीं होता, ठीक है। कॉज क्या था आपका, कॉजेज ओमिसस, ठीक है। मतलब जो चीज़ ओमिट हो गई है, ओमिसस मतलब जो चीज़ ओमिट हो गई है, मतलब जिन चीज़ का गैप रह गया है स्टैट्यूट्स में उनको फिलअप करने का कोई राइट नहीं होता कोर्ट के पास, क्योंकि कोर्ट के पास राइट है इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, कोर्ट हैव नो राइट टू फिल अप गैप्स ऑफ द स्टैट्यूट्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, ठीक है। जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, इसका आंसर देखिए, इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन और इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ए स्पेशल एक्ट एंड ए जनरल एक्ट देन द स्पेशल एक्ट शैल बी प्रिफर्ड एंड इट शैल रिमेन इफेक्टिव ऑन द जनरल लॉ। देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि कोई स्पेशल लॉ और जनरल एक्ट के बीच कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ऐसे में स्पेशल जो एक्ट है वो प्रेफर किया जाएगा और ये जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो हमारी क्या थी, जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्स विसरिवस एक्टस। एक्स विसरिवस एक्टस, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एज ए होल। एक्स विसरिवस एक्टस मीन्स एज ए होल। ए स्टैट्यूट शुड बी रीड एज ए होल एंड बिटवीन इट्स फोर कॉर्नर्स। मतलब कोई भी स्टैट्यूट है वो संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए, उसके फोर कॉर्नर मतलब चारों कोनों को उसको टच करना चाहिए। दैट इज एनी ऑफ इट्स प्रोविजंस शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन। कोई भी इसका जो प्रोविजन है उसको आइसोलेट करके नहीं पढ़ना है, पूरे एज ए होल आपको पूरा स्टैट्यूट पढ़ना है। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स विसरिवस एक्टस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अटरस मैजिस वैलिएट क्वाम पेरियट। ठीक है, क्या है अटरस मैजिस वैलिएट क्वाम पेरियट। तो देखिए क्या होगा, इट इज़ बेटर टू रिकॉग्नाइज, आंसर बता रही हूँ आपको, इट इज़ बेटर टू रिकॉग्नाइज देन नॉट टू रिकॉग्नाइज, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इट इज़ बेटर टू रिकॉग्नाइज देन नॉट टू रिकॉग्नाइज। नहीं किसी को रिकॉग्नाइज करने से अच्छा किसी को रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, अटरस मैजिस वैलिएट क्वाम पेरियट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाई
प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डाइसर एंड जस्ट डेयर, ठीक है, जस्ट डाइसर एंड जस्ट डेयर क्या होगा? फंक्शन ऑफ द जजेस इज टू डिक्लेयर द लॉ एंड नॉट टू मेक द लॉ, ठीक है। 1 मिनट। जस्ट डाइसर एंड जस्ट डेयर मतलब जो जजेस के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात की है। टू डिक्लेयर द लॉ, जो लॉ लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करना, उसको डिक्लेयर करना कि ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ना कि लॉ को बनाना। तो हमारा क्या है यहाँ पर? जस्ट डाइसर एंड जस्ट डेयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेसियो यूनियस पर्सोने वे एस्ट एक्सक्लूजिव अल्टीरियस। देखिए ये क्या कहता है? यूनियस एक्सप्रेसिव यूनियस पर्सोने वे एस्ट एक्सक्लूजिव अल्टीरियस। इसमें आंसर होगा आपका सेकंड, मेंशनिंग ऑफ एन एक्सप्रेस थिंग एक्सक्लूड्स द अदर थिंग, ठीक है। ये मैं आपको आंसर बताया, मैं आपको थोड़ा सा इसको बताती हूँ। देखो कैसे यूनियस, ठीक है, यूनियस मतलब यूनिक चीज़। इस तरीके से याद करो कि कोई एक यूनिक चीज़ है ना, उसको तो मेंशन करो, एक अलग से है मतलब कोई चीज़, ठीक है, अलग से मतलब जो अच्छे से एक्सप्रेस की गई है तो उसको तो आप एक्सप्रेस करो। और एक्सक्लूजिव अल्टीरियस, और जो अल्टीरियस है यानी जो अदर थिंग्स जो भी उनको एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। मेंशनिंग ऑफ एन एक्सप्रेस थिंग एक्सक्लूड द अदर थिंग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लैक। कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लैक, देखिए इसका क्या हुआ? आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन इज द बेस्ट एंड इफेक्टिव, ठीक है। जो कंटेम्प्रेरी टाइम से जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है वो बेस्ट है, वही इफेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय नल्लम साइमन साइने लीग नल्ला प्योने साइने लीग। व्हेन देयर इज नॉट एनी लॉ इन एग्जिस्टेंस अबाउट एनी ऑफेंस फ्रॉम बिफोर, मतलब जब कोई पहले से ही कोई लॉ जब एग्जिस्टेंस में नहीं है, देन दैट ऑफेंस कैन नॉट बी डीम्ड टू बी पनिशेबल। ये कह रहे हैं नल्लम साइमन नल साइने लीग, मतलब जो चीज़ लॉ में नहीं है, लीगली जो नहीं है, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, सिन नहीं है, इस तरीके से करो, वो सिन नहीं है। नल्ला साइमन कोई अपराध नहीं है, साइने लीग जो कि लॉ में नहीं है, नल्ला प्योने साइने लीग, ठीक है। तो when there is not any law in existence about any offense from before, then that offense cannot be deemed to be punishable। जब लॉ में पहले से कोई कृत्य को अपराध नहीं बोला गया है तो वो चीज़ पनिशेबल भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू codifying statute means to elaborately express the whole of the law on a specific subject matter, wherein the draftsman makes the efforts to include all the rules of general law relating to the formal legal provisions and subjects। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे मैक्सवेल जी ने, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू, तो यह आएगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है। कॉडिफाइंग स्टैट्यूट का मीन्स क्या है? टू एलेबोरेटली एक्सप्रेस द होल ऑफ द लॉ ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पर पूरे लॉ को एलेबोरेट करना। वेयर इन ड्राफ्ट्समैन मेक्स द एफर्ट्स, ड्राफ्ट्समैन ने क्या एफर्ट्स किए? टू इंक्लूड ऑल द रूल्स ऑफ जनरल लॉ, जनरल लॉ के सारे रूल्स को इंक्लूड करना, रिलेटिंग टू द फॉर्मल लीगल प्रोविजंस एंड सब्जेक्ट्स। ये मैक्सवेल ने कहा है। व्हाट इज मीन्ड बाई अमेंडिंग स्टैट्यूट, मतलब अमेंडमेंट जिनमें हो जाता है ना, अमेंडमेंट किए जाते हैं तो उनको अमेंडिंग स्टैट्यूट कहा जाता है। तो हम, यह हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई अमेंडिंग स्टैट्यूट। देखिए आंसर थर्ड होगा इसका, व्हेन इन द फॉर्मर और प्रेजेंट लॉ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, जब किसी फॉर्मल लॉ में या प्रेजेंट लॉ में किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है या हटाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, हुज मेन ऑब्जेक्ट इज
टू ऐड और सब्सट्रैक्ट सम प्रोविजन इन द ओरिजिनल एक्ट, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ओरिजिनल एक्ट में ऐड किया जाए कुछ ऑब्जेक्ट को या सब्ट्रैक्ट किया जाए, और टू मेक सच ए चेंज which according to the decision of legislature shall better implement the act for which object it was enacted। ठीक है, और क्या होता है लेजिस्लेचर के डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि यह बेटर इम्प्लीमेंट करेगा किसी एक्ट को, ये जो अमेंडमेंट है उससे अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा ये एक्ट, है ना, और जिस जिस ऑब्जेक्ट को लेके इस एक्ट को बनाया गया है वो हमारा फुलफिल होगा। ठीक है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा अमेंडिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सोलिडेटिंग स्टैट्यूट। कॉन्सोलिडेटिंग स्टैट्यूट क्या होते हैं, देखिए, इट इज सच लॉ which collects in one statute all the legal provisions on a specific subject matter at one place when needed in the form of a subsidiary amendment and reformation। कॉन्सोलिडेटिंग देखिए क्या था, कॉन्सोलिडेटिंग स्टैट्यूट, तो कॉन्सोलिडेट मतलब सब तरीके के लॉ को, एक सब्जेक्ट मैटर पर जितने भी तरीके के लॉ बने हुए हैं उन सबको कॉन्सोलिडेट करके एक जगह इकट्ठा करना, उसको कॉन्सोलिडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ सच लॉ, कॉन्सोलिडेटिंग लॉ, सच लॉ विच कलेक्ट्स इन वन स्टैट्यूट, जो कि एक ही स्टैट्यूट में कलेक्ट करता है ऑल द लीगल प्रोविजंस ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एट वन प्लेस, एक ही जगह पर एक ही सब्जेक्ट मैटर के सारे लीगल प्रोविजंस को एकत्र करना, व्हेन नीडेड, जब भी ज़रूरत होती है, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडियरी अमेंडमेंट एंड रिफॉर्मेशन, जब ज़रूरत हो तो सब्सिडियरी अमेंडमेंट और रिफॉर्मेशन किए जा सकते हैं। तो ये होता है कॉन्सोलिडेटेड लॉ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉडिफाइंग स्टैट्यूट। कॉडिफाइंग स्टैट्यूट क्या होता है, इट मीन्स टू इलेबोरेटली एक्सप्रेस द होल ऑफ द लॉ ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, wherein the draftsman makes the efforts to include all the rules of general law relating to formal legal provisions and subjects। ये क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इलेबोरेटली एक्सप्रेस करना होल ऑफ द लॉ ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पर पूरे लॉ को एक्सप्रेस करना। ठीक है, wherein ड्राफ्ट्समैन क्या कहते हैं, मेक एफर्ट्स टू इंक्लूड ऑल द रूल्स ऑफ जनरल लॉ, मतलब जनरल लॉ के सारे रूल्स को इंक्लूड करना रिलेटिंग टू फॉर्मल लीगल प्रोविजंस एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये होता है हमारा कॉडिफाइंग लॉ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मीन्ड बाय मैंडेटरी स्टैट्यूट। मैंडेटरी स्टैट्यूट क्या होते हैं, देखिए, इसका ऑप्शन है फोर्थ। मैंडेटरी शब्द का अर्थ क्या होता है, जो बिल्कुल ज़रूरी है, आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो इट इज़ कंपल्सरी और लीगली बाइंडिंग टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्टैट्यूट। ठीक है, मैंडेटरी स्टैट्यूट्स मतलब मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है, तो कंपल्सरी और लीगली बाइंडिंग, स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्टैट्यूट्स, जो भी स्टैट्यूट है जो कि मैंडेटरी है उसके प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली आपको कंप्लाई करना है, लीगली बाइंड है, वो लीगली बाउंड करता है और कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टरी स्टैट्यूट। देखिए डायरेक्टरी स्टैट्यूट क्या होता है, मतलब जो डायरेक्शन देते हैं आपको। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब डायरेक्शन देने वाले। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी और लीगली बाइंडिंग टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्टैट्यूट्स। इन अदर वर्ड्स इट्स कंप्लायंस इज डिस्क्रेशनरी और ऑप्शनल। ठीक है, देखिए जो क्या था आपका डायरेक्टरी, दोबारा चेक कर लेते हैं, पर डायरेक्टरी स्टैट्यूट है ना, तो डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स जो होते हैं वो क्या होता है, कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी और नॉट लीगली बाइंडिंग। ना तो कंपलसरी होते हैं ना ही लीगली आप बाउंड होते हो कि स्ट्रिक्टली कंप्लाई करो इन स्टैट्यूट्स के प्रोविजंस को। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंप्लायंस इज डिस्क्रेशनरी, आपके विवेक पर निर्धारित है कि आपको इसको कंप्लाई करना है या नहीं, और ऑप्शनल होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम अमोंगेस्ट द फॉलोइंग विच आर द रीजन्स टू डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर बाय द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव।
कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट की जाती है। तो देखिए आंसर देखिए इसके, लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज विद द लेजिस्लेचर। देखिए एक तो टाइम नहीं होता कि सारे कामों को लेजिस्लेचर खुद कर ले, और एक टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है। सेकंड क्या है, टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द लॉ को एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका टेस्ट किया जाएगा, उसके लिए लोअर लेवल को देना होगा। इन द इमरजेंसी फॉर मेकिंग द लॉ इमीडिएटली एंड स्पीडली, कई बार इमरजेंसी आती है तो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आपको स्टैट्यूट्स बनाने हैं, कोई लॉ बनाना है और लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं है, तो इमीडिएटली और स्पीडली किसी वर्क को करने के लिए लोअर लेवल को देना, एग्जीक्यूटिव को देना। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। ये इसके आगे सेकंड पार्ट आएगा आपका, तो आप इन्हें पढ़िए। 26 नंबर से सेकंड पार्ट आपका शुरू होगा। थैंक यू।